जय हिंद अम्मा। हम सबको भी आप पर नाज है। पाक और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, ये हमारी सेना ने इस बात की जानकारी दी। और इस बीच बड़ी खबर, सभी टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया। जो हमने टारगेट तय किए थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। वॉर ब्रेकिंग में सर्जिकल कैंप सियालकोट पाकिस्तान में कार्रवाई की गई है। पीओके में होती थी आतंकियों की ट्रेनिंग। जहां जहां आतंकियों के मेमूना पाकिस्तान में आतंकी कैंप था, बहावलपुर मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान का आतंकी कैंप था। हमने जहां टारगेट किया है, जैसे मरकज सुभान अल्लाह, ये बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का आतंकी संगठन था। मरकज तैयब मुर्द के, ये लश्कर तैयबा का आतंकी संगठन था। यानी हमारा टारगेट पाकिस्तान नागरिक नहीं थे, पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने नहीं थे। हमारा टारगेट आतंकी संगठन थे। पहलगाम हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। मिस्री ने इस बात से शुरुआत की, पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए गए। भारत ने जवाब देने का अधिकार प्रयोग किया। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरुआत की ना, तो हमने यही कहा, भारत ने जवाब देने का अधिकार का इस्तेमाल किया है। भारत ने जिम्मेदारी के साथ यह कार्रवाई की है। आज सुबह आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया, पुख्ता सूचनाओं पर अटैक किया गया, पुख्ता सूचनाओं पर। देर रात 1:05 से 1:30 पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया। यह पूरा खत्म कर दिया गया। भारत ने जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई की है। पाकिस्तान और पीओके में ये आतंकी ठिकाने थे। एक बार फिर से भारत दोहराना चाहता है, ना तो पाकिस्तानी नागरिक और ना ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने। हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट, ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट था आतंकी संगठन। और आपको सरल तरीके से, आसान तरीके से बताने के लिए हमारे प्रधान संपादक रविकांत मित्तल जी जुड़ गए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पहली मर्तबा है कि जब सेना आके पूरी तरह से, बाकायदा सेना और एयरफोर्स और विदेश सचिव आके बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ, पूरी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल, मैं सुबह से ये बात कह रहा हूं कि इस बार देश ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इस ऑपरेशन का लॉन्च किया। इस बार पूरा वीडियो दिखाए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरीके से बिल्डिंग्स को उड़ाया गया, जो कैंप थे जो आतंकियों के, उनको उड़ाया गया। एकदम प्रिसीजन मिलिट्री टारगेट जो होते हैं उनको उस तरीके से उनको उड़ाया गया। उन हथियारों का उपयोग किया गया जो कि जिस निशाने पर मारे जाएं वहीं जाकर सटीक तरीके से लगें, कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। क्योंकि भारत का केवल एक ही लक्ष्य था कि जो आतंकवादी स्ट्रक्चर है वहाँ पर, जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं, जहाँ पर उनको रिक्रूट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर भारत की सीमा के अंदर धकेल दिया जाता है, जो जिस तरीके से पहलगाम का जो घटना हुई उस तरह की घटना को वो अंजाम देते हैं। तो इस बार भारत का ये लक्ष्य था कि इनको ही हमें ख़त्म कर देना है, नष्ट कर देना है, निस्नाबूद कर देना है। और उसी का ये पूरा ऑपरेशन था। प्रिसाइज ऑपरेशन था एकदम। हर चीज़ कैमरे पे है, हर चीज़ बिल्डिंग उड़ती हुई दिखाई दे रही है, निशाना सटीक लगा हुआ है। और हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान से जिस तरीके से सुबह होने के बाद जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो वहाँ के नागरिक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, तो हमने एकदम टारगेटेड एक्शन लिया है, पूरी सोच समझ के लिया है। ना हमने किसी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है, ना किसी सिविलियन को बनाया है। केवल जो इस देश के दुश्मन हैं उनको हमने निशाने पर लिया है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से निकल के आया कि एकदम प्रोफेशनल तरीके से देश की सेना, तीनों सेनाओं ने काम इसमें अंजाम दिया है इस काम को। और सर, इनसे खुद पाकिस्तानी भी परेशान थे। भाई आप देखिए, पूरा ऑपरेशन हुआ, 25 मिनट का ये ऑपरेशन था। इसके पीछे 15 दिन की प्लानिंग थी पूरी। एक भी पाकिस्तान नागरिक और हमने उनके सैन्य ठिकानों को भी टारगेट नहीं किया। जो आतंकी संगठन थे, चुन चुन कर 1 से लेकर 9 तक हमने उन्हीं को टारगेट किया है।
बिल्कुल, देखिए 25 मिनट में धुआं धुआं कर दिया हमने पाकिस्तान के उन आतंकवादी निशानों को। 1:05 से शुरू कर 1:30 बजे तक हमने पूरे जो आतंकी निशाने थे, जो 9 ठिकाने थे जहां पर आतंकियों को रखा गया था, वो लॉन्च पैड थे, उसमें कई जगह ऐसी थी जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, कहीं पे उनको रिक्रूटमेंट के उनके कैंप लगते थे, उन सारों को एकदम टारगेटेड करके पूरी प्लानिंग करके 15 दिन में, देखिए यही एक जिम्मेदार देश का काम होता है। चाहे जनता कुछ भी कहती रहे, नेता कुछ भी कहते रहें, राजनीति कुछ भी करती रहे, लेकिन अगर इस देश को ऐसा कदम उठाना है तो पूरे संयम के साथ, पूरी गंभीरता के साथ और पूरे प्रोफेशनल तरीके से उठाना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये लग रहा है कि भारत की जो सेना है उसने इतने प्रोफेशनल तरीके से ये काम किया है, अंजाम दिया है कि अब पाकिस्तान के पास कहने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। ना हमने उनके किसी मिलिट्री सेना अड्डे को हमने टारगेट किया, ना हमने उनके किसी सिविलियन को टारगेट किया। जो भी मरे हैं या जो भी ध्वस्त हुए हैं वो आतंकवादियों के अड्डे हैं जो कि भारत के दुश्मन हैं और हमें उन्हें नेस्तनाबूद करना ही था। सर, आत्मरक्षा का अधिकार तो सबको होता है ना? हाँ, साधारण इंसान को भी होता है, तो भारत को भी तो आत्मरक्षा का अधिकार है ना? तो हमने उसी का प्रयोग किया गया है। उनके प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं उनकी तरह हम पर युद्ध थोपा जा रहा है। एक भी पाकिस्तान नागरिक को हमने टारगेट किया हो, सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है, तब तो युद्ध थोपा गया। वो तो आमंत्रण तो आप दे रहे हैं ना, हम तो युद्ध चाहते ही नहीं। देखिए, पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे, अब बौखलाया हुआ है पाकिस्तान इस समय। अगर आपने विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, जो विक्रम मिस्री जो उससे पहले बोले, उन्होंने कहा, साफ साफ कहा कि पहलगांव अटैक होने के बाद जिस तरीके से टीआरएफ, जो कि द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो कि एलईटी का एक फ्रंट है, वहां पर उनने जिम्मेदारी ली, फिर एलईटी के हैंडल से उस जिम्मेदारी को दोबारा पोस्ट किया गया, तो उससे पता लगा कि इनका आपस में संबंध है। इसी सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके दुनिया भर के देशों को ये चीज़ हमने बताई, भारत ने ये पूरी जिम्मेदारी से। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा नहीं कि 15 दिन पूरा प्रोसेस चला है। फिर डिप्लोमेटिक तरीके से जो बड़े देश हैं, दूसरे देशों को बताया गया कि देखिए ये पाकिस्तान के ये है और ये प्रूफ है कि यहीं के जो आतंकवादी संगठन है ये उन्हीं की हरकत है, ये उन्हीं की हिमाकत है, और हमारे देश के पास इस बात का पूरा अधिकार है कि हम जब चाहें इसका बदला लेंगे और जिस तरीके से चाहे उसका बदला लेने का हमें पूरा अधिकार है। सर, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स के अमिताभ रावत जी हैं। जय हिंद सर। इस बार तो हमने पूरा बकायदा प्लानिंग के साथ प्रोफेशनल तरीके से सबूत भी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच भी देख रहा होगा जो हमने एक एक बात बहुत बारीकी से बताई। हमारे सेना के जवान ने, वायुसेना ने और विदेश मंत्रालय ने एक एक बात बताई। सर जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही। सर, मैं आ रहा हूं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। तुरंत आ रहा हूं आपके पास। सर, टीवी पे दिखाई दे रहा है जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस ज़बरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी सारी सरकार और इस अवसर पर पूरे भारतवासी जिनने एकजुटता के साथ ऐसे पहलगांव के हमले में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई थी, सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से जो यशस्वी प्रधानमंत्री के इशारे पे जो वो चाहेंगे जैसा वो करेंगे। सरकार कदम से कदम मिलाकर उनकी हर स्थिति में, हर पल, हर समय साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को इस वक्त सिखाते हुए दुनिया के अंदर भारतीय वीरता का जो परचम लहराया है, वाकई ये बीती रात हमारे गौरवशाली दिन है जिसमें कोई किसी व्यक्तिगत किसी को जनहानि में ना कष्ट हुआ है, ना किसी सेना से कोई झंझट हुई है, लेकिन जो आतंकवादी और उनके अड्डों पे जो घर में घुस करके जो हमला किया है, वाकई वो हम सबकी 56 इंच के सीने को करने के समान घटना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। अमिताभ जी, सिर्फ 9 घंटे बाद, ऑपरेशन के 9 घंटे बाद एक एक करके इंडियन एयरफोर्स ने और भारतीय सेना ने और विदेश मंत्रालय ने बता दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को क्यों अंजाम दिया और कहां कहां टारगेट किया।
जी बिल्कुल, बहुत बखूबी और सुंदरता के साथ उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। और मुझे बड़ा गर्व है कि इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको अंजाम दिया गया है। सब सेनाओं का एकजुट होकर के और इंटेलिजेंस खबरों का एकजुट होकर के मिल करके ये प्लानिंग करके, इतनी प्रिसीशन की प्लानिंग थी कि 9 अलग अलग ठिकानों पे जहां उनके आतंकवादी हैं। तो ये बहुत बड़ी मैसेज है पाकिस्तानियों को, हमारे दुश्मनों को, कि किस तरह इस तरह की कोई भी गलती ना करें। हम घर में घुस करके मारते हैं, जब आती है, जब छेड़ोगे तो तुम बहुत बुरी तरह मारे जाओगे। बिल्कुल, जब छेड़ोगे तो बुरी तरह मारे जाओगे। सर, लेकिन आप देखिए, शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने बहुत क्लियर किया कि ये विदेशों में भी, दुनिया में भी जो आतंकी संगठन है ये पहले से बेनकाब है, हमने टारगेट वहां किया है। बिल्कुल, देखिए क्या है कि हमारा एकदम लक्ष्य एकदम क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा पहले दिन से यह था कि जिन लोगों ने पहलगांव जैसे काम किया है, जिन्होंने वो हरकत की है, उससे देश बदला लेगा। वो हमने आइडेंटिफाई किए वो कौन है, वो आतंकवादी संगठन के लोग थे। आतंकवादी संगठन कौन थे वो हमें पता है, जैसे मोहम्मद हुआ, LET हुआ, TRF हुआ। इनके ठिकाने कहाँ हैं ये हमें पहले से पता थे। हमने 15 दिन का समय भी दिया कि भाई पाकिस्तान, आप अगर इनके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं तो कर लीजिए। पाकिस्तान डिनायल मूड में रहा। हमने पहले डिप्लोमेटिक कदम उठाए, हमने पूरे दुनिया के देशों को, यूनाइटेड नेशन में भी सारे अपने सबूत पेश किए, और फिर हमने सारी चीज़ें तैयारी करके उन ठिकानों को आज नेस्तनाबूद कर दिया जहां से आतंक की सप्लाई होती थी भारत की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके का ऑपरेशन अब हम कर सकने में सक्षम हैं, जिसमें कि ना कोई कोलेटरल डैमेज है, ना कोई हमारी तरफ से हानि हुई है। जितने भी हमारे फाइटर प्लेन गए थे उनके सारे पायलट सकुशल लौट आए हैं, और पूरा ऑपरेशन एकदम प्रिसाइज तरीके से एकदम 25 मिनट में हमने पाकिस्तान के उन इलाकों को पूरा धुआं कर दिया और अपना एक तरीके से बदला ले लिया। लेकिन अभी प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया है कि सिचुएशन इवॉल्विंग है, तो अभी आगे और कितने लोग मरे वहाँ पर, कितने आतंकवादी मरे, क्या कोई बड़ा नाम मरा कि जो बड़ा कोई आतंकवादी था उसकी वहाँ पर मौत हो गई, ये अभी और डिटेल्स आने बाकी हैं, जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आएंगे। अमिताभ जी, चूंकि हमने तो एक बात बता दी है और पूरे एविडेंस के साथ हमने बताई है, इंडियन एयरफोर्स ने भी और थल सेना ने भी एक बात बताई और विदेश मंत्रालय ने भी एक बात को रखा है। अब जो कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है, तो उसके पास तो अब कोई विकल्प बचा नहीं। पूरे विश्व के सामने वो तो बेनकाब हो गया है कि भाई हमने टारगेट तो आपके आतंकी संगठन किए हैं ना, जो आपके आतंकी ठिकाने उनको टारगेट किए हैं ना। बिल्कुल, बहुत सुंदरता के साथ, बहुत ही बिल्कुल जो टारगेट सारे प्लान करे गए हैं, इतनी सुंदरता के साथ बखूबी प्लान करे हैं। हमने उनके सिर्फ आतंकी ठिकानों को पकड़ा है, और क्या कहते हैं, कोई उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, जैसा आपने बताया, कहीं पे अटैक नहीं किया गया। तो हमने तो उन्हीं को मारा जो हमको नुकसान पहुंचा रहे थे, और इसके कारण क्या कहते हैं, किसी को कुछ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करना चाहिए। हिम्मत नहीं करना चाहिए। तो अब उसके पास तो कोई विकल्प रह नहीं गया सर, अमिताभ जी, उसके पास तो कोई विकल्प अब है नहीं। वो कह रहा है कि हम पर युद्ध थोपा जा रहा है, ये बयान दिया जा रहा है उधर से। नहीं, कोई विकल्प नहीं है। नहीं, देखिए, वो आदतों से थोड़ा पुराना मजबूर है, ये तो हम जानते हैं। इस तरह की गतिविधियां वो करता रहा है और आदतों से मजबूर है। वो लातों के भूत जो कहते हैं, बातों से नहीं मानते। तो ये आज इनको बहुत अच्छी और सुंदर चोट दी गई है। अब इनको आगे भी अगर इसके आगे कुछ करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी उन्हीं की होगी, क्योंकि ये नया भारत है, ये बहुत मजबूत मिलिट्री है, और पाकिस्तान का क्या हश्र होगा ये उनकी समझ के परे है। तो ये उनको समझना होगा, यहाँ से उनको अपनी समझदारी दिखाना होगी, और अपनी इन गंदी हरकतों को, इन आतंकी गतिविधियों को तुरंत रोक करके समझदारी का परिचय देना होगा। ये उनको सचेत किया गया है कि अब इसके आगे समझदारी का परिचय दें। हिंदुस्तान बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर देश है, इतने आसानी से वो बच के नहीं निकल पाएंगे। अगर वो चाहें कि इसके बाद कोई रिएक्ट करें तो उसका उनको क्या हश्र होगा, वो फिर भगवान ही बचाए उनको।
बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। अमिताभ जी, इसी 15 दिन में हमने आपको मौका भी तो दिया ना, यही बात तो हमारे प्रधान संपादक भी कह रहे हैं। इसी 15 दिन में मौका दिया, आप उनको पकड़ के लाते ना, उनको आप पकड़ के लाते, और इसी 15 दिन में जो उनके बड़े बड़े लीडर हैं इंटरव्यू में ये कहते हुए सुनाई दिए कि हाँ हमने आतंकियों को पनाह दी, जो हमारे लिए मुसीबत रही, उन्होंने तो स्वीकार किया। जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी आत्मा में घुसेंगे तो हम तो प्रहार करेंगे ना, हम चुप तो बैठने वाले हैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और एक बार नहीं, बार बार हरकतों से बाज आना होगा। तो इतनी सारी हमारी जो पहलगांव में हमारी बहनों को जो विधवा बनाया, पूछ पूछ करके जो मारा गया है, तो ये इतनी छोटी बात नहीं है। और ये इनकी इतनी गंदी हरकतें बार बार कितनी बार हम बर्दाश्त करेंगे, कितनी बार सहन करेंगे। मतलब एक हर चीज़ की एक सीमा होती है। तो अब ये समय आ चुका था जब उनको ये बहुत सुंदरता के साथ जवाब देना था, जो दिया, और बिल्कुल चुनिंदा टारगेट के लिए। मुझे बड़ा गर्व है कि हमारी तीनों सेनाओं ने और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कितनी सुंदरता से इसका जवाब दिया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय है और मुझे गर्व है इस बात का। अब बिल्कुल गर्व होना चाहिए रवि सर। जब देखिए, चाहे आप किसी भी सन का रिकॉर्ड उठा के लीजिए, विश्व पटल पर हो, भारत हमेशा सच के साथ खड़ा रहा है और पाकिस्तान झूठ के साथ खड़ा रहा है। कहीं भी देख लीजिए, आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक बात बताई, कहां पे हमने टारगेट किया, कितने मिनट में टारगेट किया। उनको भी अब कम से कम ये बताना चाहिए ना ये चीजें। वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि हम पर युद्ध थोपा जा रहा है, हमने हमला किया? देखिए राहुल, हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया महिलाओं ने, मतलब इतना डिटेल था कि हमने सबसे पहले सवाई नाला एक मुजफ्फराबाद में हमने अटैक किया। लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगांव में जो हमले के आतंकवादी थे उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, ये हमने बताया। सैदना बिलाल कैंप हमने बताया मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली गुरपुर कैंप लश्कर का बताया हमने कि वो लश्कर का है। पुंछ में जब 2023 में जो श्रद्धालुओं पर हमला हुआ था, वहाँ पे आतंकी यहीं से ट्रेंड होके आए थे। बरनाला कैंप भिम्बर में हथियार हैंडलिंग और इन सब का वहाँ पे काम होता था। तो इसने पूरे डिटेल में हमने एक एक चीज़ बताई है पूरे, और किस तरीके से हमने अटैक किया वो भी हमने बताया है कि किस तरीके से मिसाइल छोड़ी, वहाँ पे हमने डिस्ट्रॉय किए वो टारगेट, और वो पूरा हमने बताया है। तो इसमें कोई भारत की जो लक्ष्य था या भारत की जो सोच थी, उसमें कहीं से ये नज़र नहीं आता कि हम किसी से युद्ध बढ़ाना चाहते हैं या हम किसी को युद्ध करना चाहते हैं। हम केवल जो हमारी बहनों बेटियों का जो सिंदूर उखड़ा था, उसके बदले के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर करके उसका बदला लिया है, और उनसे लिया है जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया था। और ये भी तो क्लियर हो गया ना सर कि आप आतंकियों के साथ खड़े हैं। अगर हम एक एक करके ये बता रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमने टारगेट कहाँ किया, सवाई नाला कैंप, सैयदाना, मस्कर राहिल, हाँ। मरकज अब्बास कोटली, तो वो खड़ा भी तो है आतंकियों के साथ। इससे ये भी तो क्लियर हुआ जो अब तक बच रहा था। बिल्कुल, देखिए इसमें किसी को कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया को ये बात पता है भाई ओसामा कहाँ मारा गया। ये हमेशा से पाकिस्तान का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और अभी तो हाल के दिनों में, जैसा अभी आप बता रहे थे, उनका विदेश मंत्री हो चाहे उनके बिलावल भुट्टो हो, वो सब इस बात को मान रहे हैं कि हाँ जी हमारे को ट्रेनिंग देनी पड़ी, लेकिन उसके वो अलग अलग कारण बता रहे हैं जो कि बहुत ही हास्यास्पद हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए ये बात सबको पता है उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, और हम जिस तरीके से भारत को परेशान करता रहा है लगातार, जिस तरीके से वो आतंकियों को यहाँ पर भेजता रहता है ट्रेनिंग कर करके और परेशानी उठाता है। अब देखिए कि किस बात की बौखलाहट थी। कश्मीर में शांति लौटी थी, पिछले साल 2.25 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आए थे वहाँ पे, लोग वहाँ पर शांत थे, सबको खुशी। 370 हटने के बाद से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा था। ट्रेन का आपको मालूम है कि उद्घाटन होने वाला था, पूरी जम्मू से, पूरे दिल्ली से क्या कहते हैं श्रीनगर सीधा जुड़ जाता। तो ये सब जब है ये हो रहा था तो पाकिस्तान को ये रास नहीं आया। और देखिए इस बार के हमले के बाद किस तरीके से एक एक कश्मीरी ने वहाँ पर इस चीज़ का विरोध किया। पहली बार वहाँ की मस्जिदों से इस बात के लिए वो की गई, भर्त्सना की गई कि ये जो घटना हुई है गलत हुई है। तो एक जब माहौल बदल रहा था तो ये पाकिस्तान को रास नहीं आया और उसने अपनी वही पुरानी नापाक हरकत को दोहराया जो पहले वो करता रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, अब एक सीमा अब ख़त्म हो चुकी है, लिमिट। अब भारत ने उसको अच्छे तरीके से समझा देना चाहिए, और मेरा ये अभी मानना है कि अभी ये फेज़ 1 है। देखिए क्या होता है आर्मी में, कहते हैं कि फर्स्ट शूट टू किल एंड सेकंड टू एंश्योर।
हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए बताएंगे। तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट शॉट टू किल है। अभी आज वो बड़ी फोटो भेज रहे हैं साराना को बच गया, तो मुझे लगता है सेकंड फेज में पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया कि सिचुएशन इवॉल्विंग है और हम इसमें आगे बात करेंगे, वो हमें बताएं। अमिताभ जी, सेकंड फेज हमारा क्या होगा? फर्स्ट फेज तो हमारे प्रधान संपादक ने दर्शकों को बचा दिया, सेकंड फेज क्या होगा? देखिए, ये इस पे तो कोई भी कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है देश का। और सेकंड फेज, हाँ, अगर प्रोवोक किया जाएगा, जैसे कि उनने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शुरुआत करी है, अभी 6 सिविलियंस को कहीं पे हमारे बॉर्डर पे इन्हें मारा है, तो अगर इस तरह की बातों को अंजाम ज़्यादा देते हैं और आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान को बहुत मुंह की खाना पड़ेगी। वैसे ही उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, इकोनॉमिकली वीक है, लोगों से पैसा मांग मांग करके तो उसके यहाँ राशन आ रहा है, बुरा हाल है, और फिर भी हिंदुस्तान के बाहुबल को छेड़ने में पीछे नहीं रह रहा। तो ये, और वो छोटे वाले आतंकवादियों को भेज करके जिसमें ज़्यादा खर्च भी ना हो, इस तरह की गंदी गतिविधियां करता है। तो पर अगर जो भी हरकत करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब डिपेंड करता है, मेरा मानना है कि ऐसा डिपेंड करता है कि उनकी तरह से किस तरह का वो प्रवोक करते हैं, अगर वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वो रिएक्ट अगर गलत ढंग से करते हैं, अगर वो युद्ध की इस दिशा में जाते हैं, वो उनको बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। ये भारी पड़ेगा, लेकिन टारगेट तो किया ना उन्होंने सर, हमारे 10 सिविलियन तो उसमें जान गंवाई ना। इसके बाद अमिताभ जी, 10 सिविलियन जो अच्छे कह रहे हैं वो 10 हो गई है, हमारे 10 सिविलियन तो उसमें जान गंवाई है। मैं इस बार जी देखिए मैं देखिए, ये इसमें हमारी तरफ से भी फायरिंग ऑन है, और क्या कहते हैं, सिर्फ एक तरफ से नहीं है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो ये हमारा हिंदुस्तान की बॉर्डर से गोलियां हमारी तरफ से भी हम चला रहे हैं, तो ये भी हमको समझना होगा। और ये है कि अब जो कोई बड़ा एक्शन, जो आगे वाला कोई बड़ा एक्शन है, वो एक सेंट्रली हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अलॉन्ग विथ मिलिट्री लीडरशिप वो लिया जाता है, तो उसके बाद ही ये नीचे आएगा। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका कोई भी एडवेंचर काम नहीं आएगा और उनको भूखी खाना पड़ेगी। तो इसमें मैं ये मेरा पूरी तरह से मानना है। मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमिताभ जी की, जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये तो देखा कि बताया गया कि कौन कौन से टारगेट को उन्होंने नष्ट किया है और किस तरीके से जो 9 कैंप हैं उनको नष्ट किया है, लेकिन कोई भी इस तरह की संख्या नहीं बताई गई कि कितने आतंकवादी वहाँ पे थे, उनको मारा गया, या वहाँ पे कितने मरे, कितने घायल हुए। तो क्या ये अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है, या ये एक प्रोसीजर होता है आर्मी का कि ये नहीं बताते कि भाई हमने कितने मारे, कोई ये हमारा तो निशाना ये था कि हमें कैंप ख़त्म करने हैं, वही काम था, कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, देखिए, अभी तो उसमें अनुमान इसमें लगाए जा रहे हैं, अनुमान और कुछ फिगर्स आए हैं, क्योंकि ये भी अब जहाँ पे वो स्थिति ऐसी होती है कि जब बम गिरता है तो वहाँ पर तुरंत एक अकाउंट लेना, तो ये संख्या इमीडिएट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, पर फिर भी पहले शुरुआती फिगर में 100 आए थे, फिर ये संख्या बढ़ा करके 500 तक गई हुई है, जो अलग अलग सूत्रों से पता लग रहा है। तो उनको डैमेज तो बहुत बड़ा हुआ है, और वो लोग इसको छुपाने की और दबाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि वो अपना पब्लिक का और अपनी मिलिट्री का मोराल नहीं उसको डाउन करना चाहेंगे, पर उनको नुकसान बहुत भारी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारे क्या कहते हैं, बड़े सुंदर टारगेट थे और अटैक करा। ये एक्चुअल संख्या मेरे ख्याल से अभी तुरंत अनुमान लगाना हल्का मुश्किल होगा इस बारे में। बिल्कुल तुरंत अनुमान लगाना मुश्किल होगा, लेकिन हमने 9 से उनके आतंकी ठिकानों पर टारगेट जरूर किया है। अमिताभ जी बने रहिएगा हमारे साथ, रवि सर तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 25 मिनट में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हमने धुआं कर दिया, और इस बार देखा आपने, प्रेस बाकायदा सबूत भी दिया गया, और सबूत देने के लिए कौन आया? 2 महिलाएं आईं, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह आई हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक करके बताया गया कि वो 9 आतंकी ठिकाने कौन थे और उनको हमने क्यों टारगेट किए, ये उन्होंने बताया। व्योमिका सिंह ने भी पूरी जानकारी दी। हालांकि आर्मी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन मुस्लिम और हिंदू दोनों यहां पर आके बताते हैं, यह है हिंदुस्तान की एकजुटता,
एकजुटता का प्रमाण 25 मिनट में हिसाब चुकता यहां पर भारत ने किया है। डोजियर में दी गई है सभी 9 ठिकानों की जानकारी। यह भी है पाक के आतंकी कैंप पर सबसे पुख्ता सबूत यहां पर दिया गया है। पूरी यानी डोजियर में सभी 9 ठिकानों की जानकारी दी गई है। पीओके में आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी। ऑपरेशन सिंदूर में ठिकानों पर जहां पर हमने अटैक किया है उनके दस्तावेज दिए गए हैं। ये दस्तावेज लगातार हम आपको एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। डोजियर में सभी 9 ठिकानों की जानकारी एक एक करके डिटेलिंग में दी गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। और लगातार हमारे साथ ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स के अमिताभ रावत जी जुड़े हैं हमारे विशेष आग्रह पे, चूंकि इंडियन एयरफोर्स की इसमें बड़ी विशेष भूमिका थी। इंडियन एयरफोर्स ने ही हमें यह गौरव का क्षण दिया, हालांकि सभी सेनाओं ने गौरव का क्षण दिया, गौरव का लम्हा दिया, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे चारों तरफ गूंज रहे हैं। यही वक्त है और इसी वजह से हमने ये 15 दिन लिया। इन 15 दिनों में पाकिस्तान को हमने पहले पानी के लिए उलझाया, उसके बाद पूरी तरह से जो भी भारत यहां पे इलाज के लिए या को रह रहे थे पाकिस्तानी नागरिक, उनको हमने कहा कि आप गो बैक, आप जाइए। यहां पे जो दूतावास था उसको भी बंद कर दिया। हमने कहा नहीं कोई संबंध नहीं, आप प्लीज जाइए, गो बैक, आप यहां से जा सकते हैं। और फिर देन उसके बाद हमने रात 1:05 पर 6 और 7 तारीख की एक पाकिस्तान से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, प्ले कीजिए उनको। ये तस्वीरें पाकिस्तान से, ये रात की तस्वीरें हैं। ये एम्बुलेंसेस जा रही है। एम्बुलेंस में स्वस्थ आदमी तो जाता नहीं है एम्बुलेंस में। जब हमने अटैक किया, देखिए अभी ग्रुप कैप्टन हमारे साथ अमिताभ रावत जी हैं, उन्होंने कहा कि 100 का आंकड़ा आ रहा है, अभी इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमारा निशाना था आतंकी ठिकाना, उसको हमने टारगेट किया और वहां से गो बैक, हम तुरंत चले आए। तकरीबन इनके 500 आतंकी मारे गए हैं। और ये काम कहां करते थे? उस पाक जगह पर जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, मदरसे में। मदरसे का ये इस तरह से इस्तेमाल करते थे ट्रेनिंग के लिए, कैसे जंगल में रहना है, ट्रेनिंग दी जानी है। इन सारे बातों के सबूत है हमारे पास, तब जाके हमने अटैक किया है। कुल देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके पहले बताया गया 9 आतंकी ठिकाने कौन कौन से हैं वो। तो मरकज बहावलपुर का ये जैश-ए मोहम्मद का आतंकी संगठन है। मरकज तैयबा मुरीदगे ये लश्कर तैयबा का है। सरजल तेहरा कला ये जैश-ए मोहम्मद का है। महमुना जोया सियालकोट ये हिजबुल मुजाहिदीन का है। मरकज अहले हदीस, ये देखिए, ये 9 आतंकी ठिकाने का पूरा रिकॉर्ड। लश्कर तैयबा का प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर है मरकज तैयबा मुरीद के। आतंकियों को हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है यहां पे, आतंकियों को कट्टर बनाया जाता है। कसाब को यहीं पर ट्रेनिंग मिली थी। कसाब याद है ना आपको? यही ट्रेनिंग। तहावुर राणा भी यहां जा चुका है। जैश-ए मोहम्मद का ये लॉन्चिंग पैड है कुल मिला के। और यही वजह है कि भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर बहुत जरूरी था। हमारी आन बान शान पर इन्होंने प्रहार किया था। और उसके बाद ये मैसेज भी दिया है कि जाके बताना। हिम्मत देखिए इनकी। आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग यहां दी जाती थी। महमुना जोया फैसिलिटी सियालकोट में हर समय यहां 20 से 25 आतंकी रहते थे। मरकज अहले हदीस बरनाला यहां पे ऑपरेशन की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो 9 ठिकाने भारत में घुसपैठ के लिए ट्रेनिंग यहां दी जाती थी। और इसके साथ आतंकियों को हथियार की सप्लाई भी यहां पर की जाती थी। जैश-ए मोहम्मद का यह फैसिलिटी सेंटर था। 100 से 125 जैश के आतंकी यहां थे। यहां से ट्रेंड आतंकी पुंछ राजौरी में घुसपैठ करते थे। भारत का मोस्ट वांटेड भी यही था। हिजबुल मुजाहिदीन का फैसिलिटी सेंटर था ये।
150 से 200 आतंकियों के रहने की यहां पर सुविधाएं थी। पीओके में हिजबुल का सबसे पुराना सेंटर था। लश्कर-ए तैयबा का कैंप था। सवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद साल 2000 से एक्टिव है, तकरीबन 25 वर्ष हो गया। धार्मिक कट्टरता सिखाई जाती थी। अमिताभ जी, चूंकि एक बहुत लंबा अनुभव है अमिताभ जी को, ग्रुप कैप्टन है एयर इंडिया एयरफोर्स के, बहुत लंबा अनुभव है और इस ऑपरेशन में भी रहे, तो इसलिए हम इनसे टेक्निकल चीजें पूछते हैं। बहुत सारी बातें हम नहीं भी जान रहे होंगे, तो अमिताभ जी हमें एक एक करके बताएंगे। सर, थोड़ा सा मैं आपसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने भी सुनी पूरी और हमारे दर्शकों ने भी सुनी, तो उसके बारे में थोड़ा हम आप इस ऑपरेशन के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो कि नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है, और इसका कारण ऑफ कोर्स पहलगांव में जो अटैक हुआ, जहां हमारे 26 भारतीय नागरिकों को, टूरिस्ट को पहलगांव में मार दिया गया था, तो जिसके कारण हमारे प्रधानमंत्री को अपनी यात्रा कैंसिल करके तुरंत वापस आना पड़ा। और उसके बाद उसकी ये तैयारी करके तीनों सेनाओं ने एकजुट हो करके प्लानिंग करी और फिर उसके बाद अपने टारगेट सेट करे और कहाँ क्या करना है, ये निर्णय दिल्ली में तीनों सेनाओं के बीच में और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कंसल्ट करके ही ये फाइनल किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। और फिर उसके बाद ये निर्णय ले करके बहुत ही ये चुनिंदा टारगेट, जो कि हमेशा हिंदुस्तान के लिए एक समस्या का कारण बने हुए थे, जो हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर मुश्किलें करते जा रहे थे और आतंकी गतिविधियाँ करते जा रहे थे। वो आते थे, वो कुछ कहीं पे कुछ लोगों को मार देते थे, वो चूहों की तरह भाग जाते थे। तो ये छोटी ओछी हरकत जो करके भागते थे, तो उसके लिए ये टेररिस्ट अपन ने उनके पैड, ये लश्कर-ए तैयबा और मसूद अजहर वगैरह, इनके जो इनके ठिकाने हैं 9 सियालकोट, बहावलपुर, ये इनको आइडेंटिफाई करके इन पे प्लानिंग करके इंटेलिजेंस को जो सब मिला करके कंफर्म करके, तभी इतना समय लगता है कोई भी चीज़ को प्लान करने के लिए। हमें अपनी तैयारी भी देखना पड़ती है, प्लस इंटेलिजेंस भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहती है, जो मिलकर के इंटेग्रेट करके फिर जाकर के इस तरह की कार्रवाई आगे होती है। तो इस तरह ये बखूबी है, इसका हम लोगों ने अंजाम दिया है। अमिताभ जी, चूंकि ये आतंकी संगठन तो हमारे लिए सरदर्द बहुत दिनों से थे, जाहिर सी बात है आप लोगों को सूचनाएं भी मिलती होंगी, ये हमारे टारगेट पे भी रहे, लेकिन हमने उस वक्त उन्हें टारगेट नहीं किया, अभी टारगेट किया। सर, ये बताइए कि ऐसे कैसे मुमकिन हुआ कि हम उन्हीं 9 आतंकी ठिकानों पर हमारी फाइटर प्लेन गई और वहाँ पर उन्हें नेस्तनाबूद करके वापस आ गई? सर, इसके बारे में भी थोड़ा, चूंकि आप इस रहे हैं अभी लगातार इंडियन एयरफोर्स में, इसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को हमारे बताइए आप। देखिए, क्या रहता है, हमारे पास किसी भी चीज़ के आजकल के ज़माने में बड़े प्रिसाइज लोकेशन होते हैं, और हमारे जो वेपनरी सिस्टम भी है वो प्रिसाइज और बड़ा महंगा और बड़ा टेक्निकली बहुत एडवांस्ड होता है। वो इतना एडवांस्ड होता है कि उसी लोकेशन पे जा करके वो हमें सिर्फ उसमें उसके कोऑर्डिनेट फिट करने पड़ते हैं लोकेशन पे। एक बार हमें कंफर्मेशन हो जाए हमारे इंटेलिजेंस विभाग से, फिर उनके कोऑर्डिनेट फिक्स करने के बाद वहाँ पे जा करके ये बम डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। इसमें सर हमने किन किन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है? सर, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हमारे हेडक्वार्टर ने इसके बारे में
कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करी और कुछ चीज़ें वेपनरी सिस्टम के बारे में खुल करके अभी कोई बात सामने आई नहीं है। पर ये 100% एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारे प्रिसिशन बॉम्ब्स, मिसाइल्स और ड्रोन सिस्टम भी हमारे इन्वॉल्व हैं जिनके थ्रू किया गया है। प्लेटफॉर्म अभी इसमें डिस्क्लोज नहीं करा गया है, मे बी क्योंकि अभी इवॉल्विंग है स्टेज, तो इसके बारे में कोई भी डिस्क्लोज़र गवर्नमेंट की तरफ से या मिलिट्री की तरफ से नहीं आया है। अब बिल्कुल सर, हम भी नहीं चाहते कि ये चीज़ें सामने आएँ। अच्छी बात है, हम लोगों को इसमें अभी एक पूरी तरीके से रहना चाहिए, संवेदनशीलता को समझनी चाहिए। एक चीज़ सर, ये सिर्फ 15 दिन में ही इस ऑपरेशन को कि हम पहले से ही ये हमारे निशाने पर रहे, ये आतंकी संगठन, हालांकि हमने उस वक्त कार्रवाई नहीं की, तो ये बहुत पहले से हमारे टारगेट पर रहे होंगे। जी बखूबी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये पता रहता है हमें कि ये कहाँ पे गलत हरकतें और कहाँ पे ये चीज़ें प्लान हो रही हैं। हमारी भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, रॉ है, तीनों सर्विसेज की इंटेलिजेंस है। सो ये खबरों का इनपुट हमारे पास टाइम टू टाइम बनता रहता है और लास्ट मोमेंट पे जब हमें स्ट्राइक करना होता है, उनको एक्यूमुलेट कर करके, प्लान करके, रिकन्फर्म करके फिर वहाँ पे ये बटन दबाई जाती है। अमिताभ सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, चूंकि इसके पहले भी हमने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, अपने ही देश में कई बार सबूत मांगे गए, इस पर चर्चा होती रही, प्रतिष्ठित पदों में जो लोग रहे वो भी मांगी गई। लेकिन इस बार चूंकि विश्व को भी मैसेज देना था, आज पाकिस्तान ने रात में ही इस बात का ऐलान किया कि हम पर युद्ध थोपा जा रहा है, तो एक एक करके ब्रीफ जो किया गया है कि हमने कहाँ कहाँ टारगेट करके मारा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बताना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। एक एक करके उनने सारे ये बताया और हमने बताया कि हमने किस तरह कि हिंदुस्तान की सुंदरता देखिए, हमारे देश की, कि हमने सिर्फ उसी जगह से जहां ये आतंकी गतिविधियों पनप रही हैं, जहां इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां से ये जहर उगल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं जगह उनको अटैक करा। कोई भी सिविल पॉपुलेशन पे, कोई भी उनके मिलिट्री के ठिकाने पे हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करा। सिर्फ वो चीज जो हम लोगों को परेशान कर रही थी, उसी को ध्वस्त किया गया है। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है और बहुत अच्छा सर, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, आप जुड़े भी रहिएगा। हमारे दर्शक आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लगातार आपसे सवाल भी कर रहे हैं। सवाल कि आप उनसे पूछिए ये चीज़। सीएम मोहन यादव ने क्या कहा थोड़ी देर पहले, वो आपको सुना देते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है, सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस ज़बरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। उन्होंने आज एक्शन किया है और इसका जवाब दिया है। हमारी उन बहनों को जिनका सिंदूर गया है, जिनको कहा कि मोदी को बता देना, आज उस मोदी ने बता दिया कि तुमने अगर हमारी बहनों का सिंदूर अगर उजाड़ने का काम किया था, तो आज आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया। को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लोगों की अपेक्षाएं जो है आज पूरी हुई। आतंकी ठिकानों पर आज हमारे भारतीय सेना ने जो आक्रमण किया है और जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर आतंकियों की मौत होने की जानकारी मिली है, तो निश्चित तौर पर यह हमारी बहुत बड़ी सफलता है। और इस बीच एक अहम खबर है IBC 24 के पास, आतंकियों की रीढ़ तोड़ी गई। भारत की एयर स्ट्राइक में कई बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। आतंकी मसूद अजहर का पूरा कुनबा खत्म हो गया है। हमले में मसूद अजहर का आतंकी भाई मारा गया है, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आतंकी मसूद अजहर ने इस बात को कबूल भी कर लिया है, भारत के हमले में मसूद की आतंकी फैक्ट्री खत्म हो गई है। भारत की एयर स्ट्राइक में कई बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। आतंकी मसूद अजहर का पूरा कुनबा खत्म हो गया है।
हमले में मसूद अजहर का आतंकी भाई भी मारा गया है। आतंकी मसूद अजहर ने इस बात को स्वीकारा है, कबूल किया है उसने। भारत की एयर स्ट्राइक में कई बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। आतंकी मसूद अजहर का पूरा कुनबा खत्म हो गया है। हमले में मसूद अजहर का आतंकी भाई भी मारा गया है और इस बात को खुद वो स्वीकार कर रहा है। पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकाने उड़ाए गए, उसमें टारगेट ये भी था भारत के हमले की वजह से। आपको बता दें कि इस एयर स्ट्राइक में कई बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। हाफिज के आतंकी ठिकाने से 100 लगातार निकाले जा रहे हैं, वहां से डेड बॉडीज निकाली जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो नापाक हरकत की है उनके लिए यही कदम है। क्योंकि अब वहां यही करें, हाफिज के आतंकी ठिकाने से लगातार 100 निकाले जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हाफिज के ठिकाने को तबाह किया गया है। अमिताभ जी, क्या हमने आतंकियों की रीढ़ तोड़ने का काम किया है? यह मैं अपने दर्शकों से कह सकता हूं कि हमने उनकी रीढ़ तोड़ी है? बिल्कुल रीढ़ तोड़ी है। इनके इतने बड़े आतंकवादी के भाई को और उसके पूरे कुनबे को ठिकाने लगाना, ये बहुत ही, जो मैं अभी आपके मसूद अजहर का परिवार जो आपके चैनल से मैं देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छी खबर है। और इन लोगों के पूरे कुनबे को जो ठिकाने लगा दिया है, तो एक बहुत बड़ी मैसेज जाती है। तो इन बेवकूफ़ों को, इन आतंकवादियों को कुछ समझ में आना चाहिए कि इनको, पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि जिनको ये अपने बैठा करके गोदी में दूध पिला रहे हैं और जो इस तरह की आकर के देश में गंदगी मचा रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं, तो ये उनको तुरंत ये गतिविधियां बंद करना चाहिए, सुधारना चाहिए, बजाय इसके कि इसको और प्रवोक करने के और इस पर आगे बढ़ाने के। ये रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूटी है। अपने तरक्की करें, डेवलपमेंट करें और कुछ आगे बढ़ें। खाने पीने की व्यवस्था करें। पैसे की कमी है और वो आतंक फैलाने में लगे रहते हैं, ऐसे व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं, तो फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो आज जैसी खानी पड़ी, देखना पड़ा। तो पाकिस्तान कैप्टन अमिताभ रावत जी की बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। वो आपके भले की बात कर रहे हैं। हालांकि भले की बात करनी नहीं चाहिए, वो आपके भले की बात कर रहे हैं। इसी में आपकी भलाई है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, समझ रहे हो ना? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना ये नया भारत है। अमिताभ जी ने कहा कि हम जानते हैं आपके ठिकाने क्या है, ये तो बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उन ठिकानों पर हम प्रहार करके चले आएंगे और तुम्हें भनक भी नहीं लगेगी। हम प्रहार करेंगे सीधे और चले आएंगे, ना तुम्हारे सैन्य ठिकानों को टारगेट करेंगे। हां, अगर तुमने फायरिंग की है तो इसका भी माकूल जवाब देंगे। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद अमिताभ जी। हम पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे और